हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीएजेएलओ। हमने स्टार्ट किया है अपना राजस्थान टेनेंसी एक्ट, जिसमें हमने सेक्शन 160 तक कवर कर लिया है। अब हम करेंगे चैप्टर 11 को, जिसमें सेक्शन 161 से हम अपना सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपको समझ आ जाएगा कि कितना सिंप्लीफाइड तरीके से हमने इस एक्ट को कवर किया है। ये एक्ट दिखने में जितना डिफिकल्ट है उतना ही ज्यादा इसको हमने सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को जो इसके पहले के पार्ट्स हैं उनको भी जरूर देखना, ठीक है। तो देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 11, और अब इसके बाद चैप्टर 11 के बाद से अब जो चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, ये जो एस्पेक्ट स्टार्ट होने वाला है, अब सब बहुत इजी है और हम जल्द ही अपना ये एक्ट भी कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप सजेस्ट करना कि मैं कौन सा जो एक्ट है उसको आपको कवर कराऊं, कमेंट बॉक्स में अभी ही डाल देना आप लोग, ठीक है। अब देखिए, सेक्शन 161 बात करता है इजेक्टमेंट, ठीक है, टू बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, ठीक है। जब अब आप बेदखली कर रहे हैं टेनेंट की, ठीक है, तो अब बेदखली किस अधिनियम के अनुसार होगी, तो बेदखली भी कैसे होगी, इसी अधिनियम के अनुसार होगी। अगर आपके पास अपना बेयर एक्ट है, डू ओपन योर बेयर एक्ट, ठीक है। मैंने भी अपना बेयर एक्ट ओपन कर लिया है और हम आसानी से इस चीज को पढ़ेंगे। देखिए, इजेक्टमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। अब ये सेक्शन कहता है टेनेंट कैन बी इजेक्टेड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। काश्तकार को केवल इसी अधिनियम के अनुसार बेदखल किया जा सकता है, तो लैंड होल्डर का डायरेक्टली फोर्सफुली एविक्ट नहीं कर सकता है, एक्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा। टेनेंट कैन बी इजेक्टेड ओनली अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। फिर है अरियर्स सेटिस्फाइड ऑन इजेक्टमेंट, अरियर्स डिमांड सेटिस्फाइड अपॉन इजेक्टमेंट, बेदखली होने पर बकाया मांग की तुष्टि हो जाना। अब देखिए, ये सेक्शन कह रहा है कि अगर जो खातेदार टेनेंट है उसको इजेक्ट किया गया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, यदि खातेदार काश्तकार को किराया न देने पर बेदखल किया जाता है, तो फिर क्या होगा, देन ऑल अरियर्स ऑफ रेंट आर डीम्ड टू बी पेड, तो उसके सभी बकाया किराए को भुगतान किया हुआ माना जाएगा। इसका मतलब अगर आप खातेदार काश्तकार को निकाल रहे हैं, ठीक है, इजेक्ट कर रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि तुमने किराया नहीं दिया, और जब आपने उसको इजेक्ट ही कर दिया है तो फिर जो पुराना उसका बकाया किराया है ऐसा माना जाएगा कि उसने उसका भुगतान कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से बनेगा, टेनेंट एविक्टेड फॉर नॉन पेमेंट, इट मीन्स जो अरियर्स है उसकी जो बकाया किराया है उसको माना जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ऑन इजेक्टमेंट फॉर अरियर्स, ठीक है, तो क्या माना जाएगा उसको, अरियर्स डीम्ड पेड, ठीक है, कि जो भुगतान कर दिया गया है। अब है 164, क्योंकि 163 है उसको 1956 में ओमिट कर दिया गया था। अब है हमारा सेक्शन 164, कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन इजेक्टमेंट, ठीक है, बेदखली होने पर सुधार के लिए मुआवजा। अब क्या होता है, अ कोर्ट ऑर्डर इजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट फ्रॉम हिज होल्डिंग or any part thereof shall, if the tenant claims compensation for any improvement made by him and the claim is found to be admissible, assess the amount of compensation due to the tenant on account of such improvement। अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, कि टेनेंट का कोर्ट ने अगर बेदखली का ऑर्डर पास कर दिया गया है, ठीक है, टेनेंट के खिलाफ, और टेनेंट ये कहता है कि मैंने तो मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इस होल्डिंग पर इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है, कैलकुलेट कर देगी कि कितना टेनेंट को कंपनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। यदि काश्तकार ने सुधार किए हैं तो न्यायालय में मुआवजा तय किया जाएगा। तो टेनेंट ने अब जैसे इंस्टॉल किया इरिगेशन, ठीक है, होल्डिंग पर, तो वो तो टेनेंट ने किया है और ये एक इम्प्रूवमेंट है। तो जब उसको बेदखल किया जा रहा है टेनेंट को उस लैंड से, तो टेनेंट बोलेगा ना, जो मैंने इरिगेशन किया है मुझे उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन इज गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट टू द टेनेंट। फिर हमारा सेक्शन 165, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। अब जो मुआवजा है उसका संदाय कैसे होगा, तो देखिए, अगर आप इसका सबसेक्शन देख रहे हैं तो दो सबसेक्शन है। पहला क्या बात कर रहा है, अगर
कंपनसेशन जो है वो ज्यादा है अरियर से, इसका मतलब जो कंपनसेशन है जो टेनेंट को मिलना चाहिए वो उसकी जो अरियर है, जो उसको बकाया जो रेंट देना है उससे ज्यादा है। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट उसने ज्यादा की है, उसको तो कंपनसेशन ज्यादा मिलना चाहिए। उस केस में लैंड होल्डर मस्ट पे बैलेंस टू द टेनेंट। उस केस में लैंड होल्डर को जो टेनेंट को बैलेंस देना होगा। और अगर ऐसा होता है कि जो कंपनसेशन है वो कम है और अरियर्स ज्यादा है, ऐसे केस में जो टेनेंट का क्लेम है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यदि मुआवजा बकाये से ज्यादा है तो भूमिदार को उसके जो बैलेंस है वो देना होगा, और यदि मुआवजा कम है तो समायोजित माना जाएगा, एडजस्टेड माना जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, इफ कंपनसेशन डिटरमाइन अंडर द फोरगोइंग सेक्शन एक्सीड द अमाउंट recoverable from the tenant as arrear of rent on the account of holding together with the cost, if any, the decree or order for the ejectment shall be conditional on the payment of the balance due to the tenant within such time as the court may direct। ठीक है, तो कोर्ट बोल देगी कि ठीक है कंपनसेशन जो है वो ज्यादा है आपका और जो अरियर ऑफ रेंट है वो कम है, तो पहले आप इसका जो कंपनसेशन है उसको आप पे कीजिए, तभी मैं ये ऑर्डर पास करूंगा। ठीक है, और अगर कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द टेनेंट एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, एनी क्लेम मेड बाय टेनेंट फॉर कंपनसेशन शैल बी डीम्ड टू हैव सेटिस्फाइड ऑन हिज इजेक्टमेंट। तो फिर अगर उसका कंपनसेशन कम है और रेंट ज्यादा देना है तो फिर कोर्ट क्या कहेगा कि ठीक है एडजस्ट कर लिया, जैसे कि कंपनसेशन मिल रहा है उसको 10,000, रेंट देना है 20,000, तो कोर्ट बोलेगी ठीक है इसको एडजस्ट कर लो, 10,000 रुपए काट लो, बाकी जो हमारा बचा है उसको लैंड होल्डर को दे दो। तो इफ कंपनसेशन एक्सीड, अगर कंपनसेशन एक्सीड कर रहा है, कंपनसेशन ज्यादा है, तो अरियर्स, ठीक है, पे टू टेनेंट, तो अरियर्स जो है उसको क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा अगर कंपनसेशन एक्सीड कर रहा है। टेनेंट्स अरियर ऑफ रेंट फॉर इफ एनी डिक्लेयर ऑर्डर फॉर द बैलेंस ड्यू टू द टेनेंट सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट। तो ठीक है, सेक्शन 166 राइट्स ओवर क्रॉप्स एंड ट्रीज व्हेन इजेक्टमेंट टेक्स इफेक्ट। अब क्या है, बेदखली के प्रभावी होने पर फसलों और वृक्षों पर किसका अधिकार होगा। तो देखिए ये सेक्शन बड़ा है, इसको ध्यान से समझना। देखिए अब कोर्ट विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्रॉप्स ट्रीज एट द टाइम ऑफ इजेक्टमेंट। जब आप टेनेंट को उस लैंड से निकाल रहे हो और उस टाइम पर उस लैंड पर उसकी क्रॉप और ट्रीज है, तो कोर्ट क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा कि उस क्रॉप और उसकी जो ट्रीज है उस होल्डिंग पर उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। अब अरियर ज्यादा है, ठीक है, और जो वैल्यू है उस क्रॉप और ट्री की कम है, तो लैंड होल्डर को वो क्रॉप और ट्री मिल जाएगी। ठीक है, किसको मिलेगी फिर उस पर जो अधिकार है लैंड होल्डर को मिलेगा उस क्रॉप और ट्री पर, अगर अरियर ज्यादा है और वैल्यू कम है क्रॉप ऑफ ट्री की। ठीक है, सिचुएशन 2 क्या कह रही है, अगर अरियर जो है वो कम है लेकिन वैल्यू क्रॉप और ट्री की ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर लैंड होल्डर डिफरेंस पे कर देता है कि ठीक है जैसे कि अरियर है 10,000 रुपए, वैल्यू है 20,000, उसके बीच का जो डिफरेंस है 10,000 रुपए पे कर देता है टेनेंट को, तो उसको फिर उस क्रॉप और ट्री पे क्या है, अधिकार मिल जाएगा। और अगर वो पे नहीं करता है तो टेनेंट अपना राइट रिटेन करके रखेगा उस क्रॉप और ट्री पर। ठीक है, और कुछ स्पेशल केसेस है कि जब क्या है कि जो ओनली क्रॉप्स टेनेंट कैन हार्वेस्ट देम। ठीक है, ये स्पेशल केसेस है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए जो क्रॉप की वैल्यू है 20,000, अरियर 10,000, तो अगर लैंड होल्डर ने पे कर दिया 10,000 उसको क्रॉप मिल जाएगी, नहीं तो टेनेंट क्या है अपने पास इस क्रॉप को रखेगा। ये मैंने आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में बता दिया सेक्शन 166 को, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये काफी बड़ा सेक्शन है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। इफ ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन इन परसुएंस ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर फॉर इजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट, जैसे कि डिक्री और ऑर्डर आ गया, ठीक है, इजेक्टमेंट का, टेनेंट को बेदखल करने का कोर्ट ने डिक्री और ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, तो जब वो पोजेशन लेने जाता है उस होल्डिंग पर, तो उस होल्डिंग पर क्या होता है, कुछ ऐसी अनगैदर्ड क्रॉप्स होती हैं, कुछ ट्री होती है जो टेनेंट की होती हैं। अब कोर्ट क्या कर रहा है, डिक्री को एग्जीक्यूट करा रहा है, ठीक है, या ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा रहा है, तो वो डिटरमाइन करेगा उस वैल्यू, ठीक है, उस क्रॉप और वैल्यू,
क्रॉप और ट्री की वैल्यू को वो कोर्ट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। क्योंकि जब आप सीपीसी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जब कोर्ट डिक्री पास कर देता है तो उस डिक्री को पास करने के लिए भी हमें एग्जीक्यूशन जो है उसका ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता कि डिक्री पास हो गई तो उस डिक्री को एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं, उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए भी आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिंग जो कोर्ट होता है उस डिक्री का, अब वो ये भी तो देखेगा ना कि उस होल्डिंग पर ट्री और क्रॉप ऑलरेडी है, तो फिर वो कौन एस्टिमेट निकालेगा, वो वैल्यू कौन निकालेगा, तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट निकाल रहा है, ठीक है। और फिर आगे क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, किस मैनर में प्रोसीड करेगा। तो ए पॉइंट में क्या बोला, इफ आफ्टर डिडक्टिंग द कंपनसेशन, ठीक है, अगर हम कंपनसेशन को डिडक्ट कर देते हैं, इफ एनी, ठीक है, अगर कोई है असेस्ड अंडर सेक्शन 164, ठीक है, तो 164 में टेनेंट क्या कर रहा था, टेनेंट बोल रहा था भाई मुझे कंपनसेशन दो कि मैंने इंप्रूवमेंट की है इस होल्डिंग पर। तो अगर हमने, तो कोर्ट ने क्या किया कि वो जो कंपनसेशन था उसको डिडक्ट कर दिया, उसके बाद असेस्ड अंडर सेक्शन 164 द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द टेनेंट, अब जो अमाउंट टेनेंट को देनी है इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सच क्रॉप और ट्री, या तो वो उस क्रॉप और ट्री की जो वैल्यू है जो टेनेंट को अमाउंट पे करना है लैंड होल्डर को, उसकी वैल्यू और उस क्रॉप की वैल्यू जो कि टेनेंट ने उस होल्डिंग पर उगाई है, या तो वो दोनों सेम है या उससे ज्यादा है, द कोर्ट शैल डिलीवर पोजेशन ऑफ द होल्डिंग टू लैंड होल्डर, तो कोर्ट डिलीवर कर देगी पोजेशन लैंड होल्डर को, एंड ऑल राइट्स ऑफ द टेनेंट इज सच क्रॉप्स और ट्रीज शैल पास टू द लैंड होल्डर, ठीक है। तो देखो किसके पास चली गई है, लैंड होल्डर के पास वो अब वैल्यू जो है, जो पोजेशन है उसका ट्री पर या क्रॉप पर, वो लैंड होल्डर के पास चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि टेनेंट आपको तो हमने रिजेक्ट कर दिया और आपको अब हमारा पैसा देना है, आप पैसा दे नहीं रहे, तो ठीक है आपकी क्रॉप और आपकी ट्री को हम ले लेते हैं। इफ आफ्टर डिडक्टिंग द कंपनसेशन, अगर कंपनसेशन को डिडक्ट करने के बाद भी, if any assessed under section 164 the amount due from the tenant is less than the value of such crops or trees, and if the landlord pays the difference, और लैंडलॉर्ड जो है डिफरेंस को पे कर देता है such value to the tenant, the court shall deliver the possession of the holding to the land holder, तो फिर भी लैंड होल्डर को पोजेशन दे दिया जाएगा। बेसिकली सिंपल सा पॉइंट है कि जब क्रॉप पर किसका अधिकार होगा, ठीक है, और ट्रीज पर किसका अधिकार होगा, जब इजेक्टमेंट क्या होगा, टैक्स इजेक्टमेंट टेक्स इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 167 कंटेंट्स एंड सर्विस ऑफ नोटिस। अब क्या है, एवरी नोटिस टू टेनेंट मस्ट इंक्लूड, अब टेनेंट को नोटिस भी तो देना पड़ेगा, ठीक है, तो नेम और एड्रेस होगा, ठीक है, लैंड होल्डर का, और नेम एड्रेस होगा टेनेंट का, उस होल्डिंग की डिटेल्स होगी, ठीक है। और सर्विस ऑफ नोटिस कैसे जाएगा, ये बात अब याद रखना, सर्विस ऑफ नोटिस कैसे होगी, जैसे कि कोर्ट के सम्मन होते हैं, ठीक है, जैसे कोर्ट के सम्मन होते हैं वैसे ही सर्विस ऑफ सम्मन होगी, ठीक है। अब देखिए ऑल्सो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, रजिस्टर जैसे पोस्ट से जाता है सम्मन वैसे भी भेजा जा सकता है। इफ टेनेंट रिफ्यूजेस, टेनेंट अब सम्मन रिफ्यूज कर देता है लेने से या फिर मिलता नहीं है, तो नोटिस को पेस्ट कर दिया जाएगा एट रेजिडेंस, ठीक है, और 2 विटनेसेस से उस पर क्या करवा लिए जाएंगे, 2 विटनेसेस उसको एक्नॉलेज कर देंगे, 2 विटनेस ऑफ द प्लेस वो साइन कर देंगे उस नोटिस पर इन अटेस्टेशन ऑफ सच सर्विस, ठीक है। इस तरीके से नोटिस को सर्व किया जाएगा। जैसे कि टेनेंट ने रिफ्यूज कर दिया नोटिस, तो नोटिस को उसके हाउस पे पेस्ट कर दिया, तो एक वैलिड सर्विस होगी समन की। द वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस इंक्लूड रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट भी अगर आपने किया है समन को तो वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस मानी जाएगी। अगर टेनेंट रिफ्यूज करता है नोटिस को तो पेस्ट कर दिया जाएगा उसके हाउस पर। फिर सेक्शन 168 प्रोटेक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। अब जब आप, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है 168, ये बेसिकली बात करता है इम्यूनिटी फ्रॉम इजेक्टमेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है, निवास गृह से बेदखली किए जाने से उन्मुक्ति, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप टेनेंट को इजेक्ट कर रहे हैं उस होल्डिंग से, ठीक है, उस लैंड से, उस केस में उसको आप उसके रेजिडेंशियल हाउस से इजेक्ट नहीं कर सकते, निकाल सकते। अब देखो मैं एक बात क्लियर करती हूँ, जैसे कि
मैंने यहाँ पर 168 के सामने लिखा प्रोटेक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, लेकिन आप अगर 168 की हेडिंग देखेंगे इम्यूनिटी फ्रॉम इजेक्टमेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस, तो फिर मैं देखती हूँ काफी कमेंट आ रखे होते हैं कि मैम वो सेक्शन तो ये बात कर रहा है। तो देखो मैंने बेसिकली जैसे ये हेडिंग थी इम्यूनिटी फ्रॉम इजेक्टमेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि रेजिडेंशियल हाउसेस को प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस जो है उसके लिए उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो फिर मैंने बेसिकली सिंपल लिख दिया, हेडिंग का मतलब दोनों का वही सेम है, आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना कि हेडिंग दोनों की अलग जा रही है या नहीं, ठीक है, आपको इस बारे में नहीं सोचना, आप ये सोचिए कि दोनों ही चीज सेम है। एक्सेप्शन इफ हाउस इज एन इम्प्रूवमेंट अंडर सेक्शन 66, लेकिन उसने जो हाउस बनाया है वो एक तरीके से क्या है, वो इम्प्रूवमेंट है, तो उस केस में फिर क्या है, उसको क्या किया जाएगा, उसको इजेक्ट कर दिया जा सकता है। देखिए सिंपल सा रूल ये कि उसके रेजिडेंशियल हाउस है जो विलेज में, उससे तो उसको इजेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा ही हुआ कि उसने अपनी होल्डिंग पर ही इम्प्रूवमेंट के नाम पर हाउस बना लिया और उसी होल्डिंग पर वो रह रहा है। अब उस होल्डिंग पर से तो उसको बेदखल किया जा रहा है, तो वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को हाउस से आप नहीं बेदखल कर सकते क्योंकि प्रोटेक्शन मिली है 168 की। तो वो प्रोटेक्शन मिली है कि जो आपका हाउस है वो विलेज में है, ठीक है, लेकिन अगर आपने इम्प्रूवमेंट कर दी है सेक्शन 66 के तहत तो उसमें फिर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और सेक्शन 66 क्या बात कर रहा था, राइट ऑफ खातेदार टेनेंट टू मेक इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो जैसे खातेदार टेनेंट है उसके पास अधिकार है इम्प्रूवमेंट करने का, ठीक है, तो वो कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता है, कोई भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है, ठीक है, बेसिकली 65 में बात की गई थी ना। एग्जाम्पल, टेनेंट ने अगर अपना जो फार्म जो लैंड थी उसको लॉस कर दिया है तो क्या स्टिल अलाउड है टू लिव इन हाउस, हाँ बिल्कुल। टेनेंट कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम हाउस, नो, तो वो अलाउड नहीं है। फिर सेक्शन 169, इशू ऑफ नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ अरियर्स एंड फॉर इजेक्टमेंट इन डिफॉल्ट, बकाया के संदाय के लिए और उसमें चूक होने पर बेदखली के लिए नोटिस। अब क्या हुआ, अगर रेंट जो है अनपेड है, टेनेंट ने क्या किया है, 2 साल हो गए अभी तक और रेंट को क्या है, पे नहीं किया है, ठीक है, रेंट को पे नहीं किया है, इस केस में क्या होगा, अब तहसीलदार क्या करेगा, इशू करेगा नोटिस। तहसीलदार क्या करेगा, इशू कर सकता है नोटिस को सुओ मोटो। अगर गवर्नमेंट की लैंड है उस पे 2 साल तक का 2 साल हो गए और रेंट पे नहीं किया तो खुद ही नोटिस इशू कर देगा। और कोई अदर केसेस है जैसे कि किसी पर्सन की लैंड है तो अगर वो पर्सन एप्लीकेशन लगाता है तो एप्लीकेशन लगा दिया तो उस बेसिस पे फिर तहसीलदार इशू करेगा नोटिस। टेनेंट मस्ट विद इन 30 डेज, अब टेनेंट को क्या है, अगर जैसे नोटिस भेजा तहसीलदार ने कि 2 साल हो गए पैसे नहीं दिए, आपने पैसे नहीं भरे, पैसे भरो, तो टेनेंट को अब उस नोटिस के पहुंचने, नोटिस मिलने से 30 दिन के अंदर अंदर या तो वो पैसे भर दो, पे अरियर, या फिर उस नोटिस के बेसिस पे कोर्ट में अपीयर हो जाओ, तहसीलदार के सामने अपीयर हो जाओ और कंटेस्ट करो। कंटेस्ट का मतलब ये होता है कि जब टेनेंट ये कहे कि कोई रेंट अनपेड है ही नहीं, मैंने सारा रेंट दिया है इनको हर महीने का, या जैसे भी डिसाइड किया था उन्होंने अग्रीमेंट में, मैं हर बार पैसा दे रहा हूँ और मैं इस केस को कंटेस्ट करना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। तो फिर अगर ऐसा बात है तो फिर आओ कंटेस्ट करो, तो 30 दिन के अंदर या तो पैसे भर दो, पैसे अगर आप कह रहे हैं कि मतलब मैंने पैसे ऑलरेडी दे दिए तो फिर उस केस में आप क्या करो, अपीयर करो और कंटेस्ट करो, ठीक है। तो ये 30 दिन का टाइम याद रखना। टेनेंट ने जैसे 2.5 साल हो गए रेंट पे नहीं किया तो नोटिस इशू कर दिया तहसीलदार ने। देखो मैं जैसे बहुत इजीली आपको बता रही हूँ कि तहसीलदार ने जो है नोटिस इशू कर दिया, तो अब आप ये पॉइंट ना इसको लिख लेना कि यहाँ पर जो इशू कर रहा है नोटिस वो 30 डेज के अंदर अंदर कौन कर रहा है, तहसीलदार कर रहा है, ठीक है। कैसे, स्यू मोटो कर रहा है जब स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है और एप्लीकेशन पे कर रहा है जब अदर केसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते चलना है। 30 डेज का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद है नोटिस अंडर दिस सेक्शन इज इशूड व्हेन 2 years का अरियर हो जाता है, और नोटिस कैन नॉट बी इशूड इफ अरियर्स आर, और नोटिस कब इशू नहीं किया जाएगा, इफ अरियर्स आर मोर देन 3 years ओल्ड, ठीक है। इसको अभी हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं, उसमें ये पॉइंट लिखा होगा, देखिए इसका प्रोविजो में लिखा है 169 के, प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस शैल बी इशूड अंडर दिस सेक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ एन अरियर विच ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन देयरफॉर हैज बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years। 3 साल से ज्यादा हो गए रेंट जो है पे नहीं कर रहा था टेनेंट, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने अभी तक सूट मतलब नोटिस के लिए अप्लाई नहीं किया, ठीक है, कोर्ट के सामने ये बात आपने नहीं की,
कि जो 3 साल हो गए हैं और जो है रेंट पे नहीं किया है, इसका मतलब अगर 2 साल है तो 2 साल के अंदर अंदर तो आप, अगर 2 साल तक रेंट नहीं पे किया तब तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे 3 साल से ज्यादा का अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है, उसके लिए आप तहसीलदार के सामने फिर अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को याद रखना 3 इयर्स वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और इसको मार्क भी कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेक्शन 170, ठीक है। सेक्शन 170 क्या बात कर रहा है, प्रोसीजर आफ्टर नोटिस। अब जब नोटिस भेज दिया है तो प्रोसीजर क्या होगा, अब क्या प्रोसीजर है, अगर टीनेंट अपीयर नहीं करता है, ठीक है, टीनेंट क्या अपीयर नहीं कर रहा है या एडमिट कर लेता है, तो टीनेंट क्या करे, तहसीलदार करेगा ऑर्डर कि अब आप पेमेंट कर दो, ठीक है। और जैसे कि टीनेंट है वो अपीयर भी नहीं कर रहा है और उसने पैसे भी नहीं दिए, तो तहसीलदार ऑर्डर करेगा पेमेंट करो। और अगर एडमिट कर ही लेता है कि हाँ ऐसा हुआ था, तो फिर तो पेमेंट करनी है। और अगर वो नहीं आता है तो और क्या कर सकते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। सीपीसी में हम पढ़ते हैं ना कि एक पार्टी अगर नहीं आ रही है तो दूसरी पार्टी एक्स पार्टी भी प्रोसीडिंग कर सकती है, मतलब दूसरी पार्टी के एब्सेंस में ऑर्डर भी आ सकता है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी आ सकता है। लेकिन अगर टीनेंट चाहे तो, अगर वो अपीयर नहीं हो रहा है, तो क्या तहसीलदार को बोल सकते हैं कि आप इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दो, अगर उसके पास वैलिड रीजन है, ठीक है। जैसे कि हम सीपीसी में एक एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करा लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये बात की गई है कि एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करा जा सकता है अगर वैलिड रीजन है कि उसने अपीयर नहीं किया था, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। और अगर टेनेंट कंटेस्ट कर रहा है कि क्या केस है, तो अब वो जो नोटिस था वो सूट बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेक्शन है तो बड़ा, लेकिन इसका जस्ट जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप इसको क्या करना है, इसी तरीके से आपको समझना है, ठीक है। बहुत इजी तरीका है इसको समझने का कि सूट बन जाएगा वो नोटिस। फिर स्पेशल पॉइंट है, कुछ याद रख लो, कोर्ट फी लगेगी, ठीक है, कोर्ट फी लगेगी अगर एप्लीकेशन लगाई है लैंड होल्डर ने रिजेक्टमेंट के लिए, तो जो नोटिस भेजा गया है उसके लिए क्या है, कोर्ट फी लगेगी। लेकिन अगर सुओ मोटो कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट केसेस की बात है, ठीक है, उसमें फिर फी नहीं ले रही है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड है, तो और ये जो पूरा एक्ट है वो भी गवर्नमेंट खुद ही डील कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट ही बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपने आप से थोड़ी ना पैसे लेगी, इसलिए उनको तो गवर्नमेंट जो है उनको तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अदर केसेस में कोर्ट फी देनी पड़ेगी। तहसीलदार अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो केस को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। इफ इन द इवेंट तहसीलदार नॉट बीइंग कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट, पेपर शैल बी फॉरवर्ड टू द रेवेन्यू कोर्ट, तो फिर किसके पास चले जाएंगे, किसको ट्रांसफर कर देगा, ये जो तहसीलदार है फॉरवर्ड कर देगा केस को रेवेन्यू कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद कोर्ट को, अगर कोर्ट फाइन करता है कि अरियर्स है, तो फिर डिक्री फॉर पेमेंट पास कर दिया जाएगा, ठीक है। If in such suit the court finds the amount is due from the tenant, it shall pass a decree directing him to pay such amount, तो वो क्या करेगा, डिक्री फॉर पेमेंट पास कर देगा कोर्ट कि अमाउंट ड्यू है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहेगा। बहुत मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत सिंप्लीफाई तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। इसी पीडीएफ को आप बार बार, ठीक है, जूम करके एक बार ध्यान से देख लेना, इसके नोट्स नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और इसका एमसीक्यू करते हैं। टीनेंट अगर डिनाई कर देता है अरियर्स, ठीक है, तो वो केस क्या है, सूट बन जाता है और नोटिस बिकम सूट अगर वो कंटेस्ट करता है तो। उसके बाद है इफ टीनेंट कंटेस्ट क्लेम, नोटिस बिकम सूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू बन सकता है, इसको याद रखना। फिर है इजेक्टमेंट फॉर नॉन पेमेंट 171, कॉन्सिक्वेंसेज एंड कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 170, ठीक है। अब क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और कैंसिलेशन क्या हो सकता है, ऑर्डर जिसको पास किया गया अंडर सेक्शन 170, ठीक है, 170 अंडर 170 का जो ऑर्डर पास किया गया है, तो उसके बारे में बात की गई है
कि अगर टेनेंट जो है पे नहीं करता, क्योंकि 170 में हमने पढ़ा ना कि ऑर्डर पास कर देंगे डिक्री फॉर पेमेंट, तो ये कह रहा है कि अगर टेनेंट फेल कर जाता है पे करने में, ठीक है, विद इन 1 ईयर प्लस नेक्स्ट 31 डेज, ये इसको आप नोट मार्क कर लो, 31st डे नेक्स्ट फॉलोइंग अप द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 1 year from the date of passing of such order or decree becoming final, the tehsildar or court executing the decree as the case may be shall forthwith order that a tenant be ejected from the whole or part of the holding and he shall forthwith be ejected accordingly। तो एक तो 170 में क्या है, 170 में तो बेसिकली ऑर्डर आया, और 171 में बताया कि उसका इजेक्टमेंट हो रहा है अब, क्योंकि उसने उस अमाउंट को पे नहीं किया। अब आप सोचेंगे, क्योंकि मैं आपको क्लियर फिर से कर रही हूँ, क्योंकि 171 बात कर रहा है क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे कि जो ऑर्डर पास किया गया है 170 का, कि डिक्री जो आ गई है कि आप अपना रेंट पे कर दो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे कि अगर आप रेंट पे नहीं करते हैं। तो बेसिकली मैंने हेडिंग में ये लिख दिया कि इजेक्टमेंट हो जाएगा अगर आप 170 का जो ऑर्डर है उसको नहीं मानते और रेंट का जो अरियर है उसका जो है नॉन पेमेंट कर देते हैं, मतलब अरियर को पे नहीं करते हैं। तो क्या होगा, तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर टेनेंट जो है फेल कर जाता है पे करने में विद इन 1 ईयर प्लस नेक्स्ट 31st डेज, इजेक्टमेंट का ऑर्डर दे दिया जाएगा। अब इसको बेदखल कर दो, क्योंकि अभी तक यहाँ पर बेदखल का ऑर्डर नहीं आया है। अभी तक यहाँ पे सिर्फ क्या बताया जा रहा है कि प्रोसीजर है कि ऐसे पहले आपने नोटिस भेजा उसको, क्योंकि 2 सालों का रेंट पे नहीं किया। फिर प्रोसीजर क्या था नोटिस का कि फिर नोटिस भेज दिया तो अपीयर कर गया तो ठीक क्या होगा, नहीं अपीयर क्या होगा तो क्या होगा, कोर्ट फी लगेगी नहीं लगेगी, कैसे पेमेंट, अब डिक्री आ गई है, ठीक है पेमेंट भर दो, अब पेमेंट नहीं भरी है तो अब इजेक्टमेंट हो रहा है 171 के अंदर। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, नो इजेक्टमेंट फॉर रेमिटेड और सस्पेंडेड रेंट। ठीक है, माफ या स्थगित किराया पर बेदखली नहीं होगी। ठीक है, इसका प्रोविजो ध्यान से एक बार पढ़ो। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस सेक्शन, the tenant shall not be ejected for failure to pay any portion of his rent which has been remitted or suspended under the provision of section 126। देखो ये क्या बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर टेनेंट को इजेक्ट उस टाइम पर नहीं किया जाएगा, किस लिए, अगर वो जो है पे नहीं करता है उस पोर्शन को, अपने रेंट के उस पोर्शन को पे नहीं करता है जिसको रेमिट कर दिया गया था या फिर सस्पेंड कर दिया गया था अंडर सेक्शन 126। अब देखो 126 क्या बात कर रहा था, रेमिशन और सस्पेंशन ऑफ रेंट इन एग्रीकल्चरल कैलेमिटीज। अब देखो मतलब कोई एग्रीकल्चरल कैलेमिटीज हो गई है, उसमें क्या हो रहा है कि जो रेंट है उसका रेमिशन कर दिया गया है कोर्ट ने या फिर सस्पेंशन कर दिया है। ठीक है, कृषि विपदा में लगान की छूट या उसका निलंबन, तो ये एक्सेप्शन है कि अगर सस्पेंड किया गया है और रेमिट किया गया है रेंट को, तो उस केस में इजेक्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि 170 के अंदर एक ऑर्डर है जिसमें क्या है कि इजेक्टमेंट का डिक्री पास की गई है पेमेंट के। 171 में हम उसका क्या कर रहे हैं, फेलियर अगर आप कर रहे हैं तो इजेक्टमेंट हो जाएगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन दे दिया कि इजेक्टमेंट तब नहीं होगा अगर रेमिटेड और सस्पेंडेड रेंट है, कैलेमिटी के टाइम का रेंट है जिसको माफ किया गया था। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेनेंट डज नॉट पे इवन आफ्टर डिक्री। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल जैसे कि डिक्री पास हो गई थी, टेनेंट ने फिर पे नहीं किया, तो अब उसको क्या है, एविक्शन हो जाएगा, इजेक्टमेंट हो जाएगा। इजेक्टमेंट कब होगा, तो इजेक्टमेंट होगा व्हेन आफ्टर 1 ईयर डिफॉल्ट, और वही 31 डे वाला 31st डे वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है आप इसको। इस जो सेक्शन है ना, सेक्शन 171, इसके आगे आप ऐसे 31st डे 1 ईयर प्लस 31st डे, ठीक है, ऐसे करके आप इसको लिख लो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 172, कंपनसेशन क्लेम ड्यूरिंग नोटिस। कंपनसेशन क्लेम, टेनेंट क्लेम्स फॉर कंपनसेशन ऑन अपीयरेंस, उपस्थित होने पर मुआवजे के लिए अभिधारी का दावा। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है,
व्हेन टेनेंट अपीयर्स, अब क्या है, जैसे ही नोटिस आया कि तुमने 2 साल हो गए और रेंट पे नहीं किया और आपके खिलाफ लैंड होल्डर ने एप्लीकेशन लगा दिया है, हमारे पास नोटिस भेज रही है, अब टेनेंट अपीयर कर जाता है, ही इज आस्क्ड अबाउट कंपनसेशन क्लेम। अब उससे पूछा जाएगा कि क्या आप कंपनसेशन को क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो कहता है हाँ मैं कंपनसेशन क्लेम करना चाहता हूं, तो अब उसके केस को सब डिविजनल ऑफिसर के पास भेज दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन सेक्शन 164 एंड 165 व्हेन टेनेंट अपीयर्स इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस, टेनेंट अपीयर्स टू द रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस and under section 169 he shall be asked whether he makes any claim for compensation on account of improvement in case an order of ejectment is passed against him, and if he makes such claim the tehsildar shall forward the case for decision to the sub divisional officer, ठीक है। तो अब उस केस का क्या करेंगे, तहसीलदार किसको फॉरवर्ड कर रहा है, इस वाले केस को तहसीलदार ने फॉरवर्ड कर दिया है केस को अब एसडीओ के पास कि आप इस केस को डिसाइड करो, ठीक है, क्योंकि अब ये कंपनसेशन मांग रहा है इम्प्रूवमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एसडीओ का। तो जब काश्तकार उपस्थित होता है उससे मुआवजे का दावा पूछा जाता है और यदि दावा करता है तो मामला एसडीओ को भेज दिया जाता है। टेनेंट क्लेम इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, तो उसको एसडीओ के पास भेज दो। क्लेम कंपनसेशन क्लेम इज डिसाइडेड बाय एसडीओ। फिर है बार ऑफ सूट्स एंड एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस, कपितय मामलों में वादों और आवेदनों का वर्जन। नो सेपरेट सूट फॉर अरियर्स इफ नोटिस ऑलरेडी इशूड अंडर 169। अब 169 में जब ऑलरेडी नोटिस भेज दिया गया है, ठीक है, नोटिस भेज दिया गया है कि भाई आपने रेंट नहीं पे किया है, 2 साल हो गए हैं, ठीक है, आपने रेंट नहीं पे किया है इसलिए हम आपको नोटिस भेज रहे हैं, तो अब अलग से कोई सूट फाइल करने की अरियर्स की कोई जरूरत नहीं है। नो सेपरेट सूट फॉर अरियर्स इफ नोटिस ऑलरेडी इशूड अंडर सेक्शन 169, ठीक है। ऑल्सो नो नोटिस अंडर 169 इफ सूट ऑलरेडी फाइल्ड अंडर सेक्शन 150 और 154। सिंपल सी बात है, अगर नोटिस भेज दिया गया है तो सूट फाइल नहीं करोगे, सूट फाइल कर दिया गया है तो फिर कोई नोटिस नहीं भिजवाओगे तहसीलदार के थ्रू, ठीक है। और आप सूट किस सेक्शन के थ्रू फाइल कर रहे हैं, सेक्शन 150 के थ्रू एक आप सूट फाइल कर रहे हैं जो कि बात करता था सूट फॉर अपीयर ऑफ प्रोड्यूस रेंट। जैसे आपने एक सूट फाइल किया इफ रेंट विच इज बेस्ड ऑन एन एस्टिमेट और अप्रेजमेंट ऑफ द क्रॉप और विच इज पेबल बाय द डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस इज इन अरियर and no order having the effect of the decree for arrear of rent has been passed under provision of subsection 7 of subsection 149, the landholder may bring a suit for the recovery of such arrear, ठीक है। तो लैंड होल्डर क्या कर रहा है, यहाँ पर सूट फाइल कर रहा है, किसके लिए, रिकवरी ऑफ अरियर के लिए। तो जब आपने 150 में एक तो सूट फाइल कर दिया, ठीक है, रिकवरी ऑफ अरियर के लिए, तो फिर 169 का नोटिस भेजने की क्या ही जरूरत, क्योंकि सूट फाइल कर दिया। और एक सेक्शन 154 मेथड ऑफ रिकवरिंग अरियर एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, an arrear of the rent shall be recoverable by suit or by notice in accordance with the provision of section 169। तो सेक्शन 154 ने बात की कि आपके पास क्या क्या मेथड है अरियर्स को रिकवर कराने के लिए। सेक्शन 154 ने बात की कि भाई क्या क्या मेथड है अरियर को रिकवर कराने के लिए, तो सेक्शन 154 ने बताया या तो आप सूट फाइल कर दो कि मुझे अपने अरियर्स को रिकवर कराना है, या सेक्शन 169 के तहत तहसीलदार के थ्रू नोटिस भिजवा दो, ठीक है, कि हमारा जो अभी तक रेंट पे नहीं किया है, मतलब अरियर्स हैं, तो वो सेक्शन 173 ने ये क्लियर कर दिया कि अगर आपने 150 और 154 के तहत सूट फाइल कर दिया है तो फिर 169 का नोटिस नहीं भेजा जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है नोटिस इशूड कैन नॉट फाइल सेपरेट सूट। अगर इशू को नोटिस जो है उसको इशू कर दिया गया है तो सेपरेट जो सूट है उसको फाइल नहीं किया जा सकता। सूट इज बार्ड व्हेन नोटिस इशू अंडर 169, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नो नोटिस, ठीक है, नो सूट फॉर अरियर्स, आप इसके सामने ना लिख लेना ये
अगर आपने नो सूट और नो नोटिस भी लिख लिया द वे आई हैव रिटर्न, तो आपको जब आप रिवीजन करेंगे ना बहुत इजी रहेगा। अब देखिए सेक्शन 174, इजेक्टमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर अरियर्स ऑफ रेंट, लगान की बकाया के लिए डिक्री के निष्पादन में बेदखली। अब देखो क्या हो रहा है, अब डिक्री फॉर अरियर ऑफ रेंट जो है उसको क्या है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है बाय इजेक्टमेंट ऑल्सो, बट इजेक्टमेंट इज लास्ट ऑप्शन। देखो अब क्या हो रहा है, ये केस बोल रहा है, ये सेक्शन बता रहा है कि जैसे हमने सीपीसी में पढ़ा था कि डिक्री पास हो गई है तो उसका मतलब ये नहीं वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जीक्यूशन उसका कराना पड़ता है, उसके लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। वही बात की गई है सेक्शन 174 में कि अगर डिक्री पास हो भी गई कि हाँ इसको अरियर पे करना है, अब डिक्री तो पास हो गई कि हाँ इसको अरियर पे करना है, मतलब इसका जो बकाया रेंट है इसको पे करना है, अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो, एग्जीक्यूशन करने का तो एक यही तरीका है कि उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब वो क्या कर रहा है टेनेंट, वो पैसे भी पे नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करे, अब वो ना तो पैसे पे कर रहा है, कोर्ट ने भी मतलब डिसाइड कर दिया कि हाँ उसको अरियर देना है, तो ऐसा करो उसको इजेक्ट कर दो, ठीक है, उसकी बेदखली करा दो। लेकिन याद रहे बेदखली जो है ये एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट यूज ऑल अदर रिकवरी मेथड्स, ट्राई करो कि जो है रिकवरी जो है इस अरियर की वो किसी और मेथड से हो, इजेक्टमेंट को लास्ट ऑप्शन रखो, क्योंकि आप किसी को बेदखल कर रहे हो उसकी जमीन से, उसका वो सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो कमाता है, उस पर कृषि करता है, कैसे खाएगा पिएगा, तो कोशिश करो कि उसको इजेक्टमेंट बाद में करो, और कोई मेथड है तो उसको क्या करो आप उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। इफ विद इन 2 years, और अगर 2 साल के अंदर डिक्री सेटिस्फाई तब भी नहीं हो पा रही है, बहुत कोशिश कर ली, अदर मेथड्स को निकालने की कोशिश कर ली, फिर भी हम उसका जो है अरियर्स है रिकवर नहीं कर पा रहा है लैंड होल्डर, तो फिर इजेक्टमेंट को अलाउ कर दिया जाएगा, बेदखली को अलाउ कर दिया जाएगा। प्रोसेस क्या रहेगा, टेनेंट गेट नोटिस टू पे विद इन 2 months, ठीक है। तो और इसका प्रोसेस ये रहेगा कि जब इजेक्टमेंट अलाउ कर दिया गया है तो टेनेंट को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 महीने के अंदर अंदर टेनेंट को क्या है नोटिस मिल जाएगा, और अगर वो पे कर देता है तो केस क्या हो जाएगा, केस क्लोज हो जाएगा, फिर इजेक्टमेंट नहीं होगी। और कोर्ट चाहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकता है, 3 महीने का भी समय दे सकता है, और कोर्ट चाहे तो उसको इंस्टॉलमेंट में भी पैसा पे करने को बोल सकता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप लमसम जो है नहीं कर पा रहे हैं अमाउंट को पे, तो कोई बात नहीं आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, तो आपका जो अरियर है मतलब आपकी जो डिक्री है इसको सेटिस्फाई कर दो, क्योंकि एग्जीक्यूशन होना ही है डिक्री का। अब टेनेंट चाहे तो वो क्या कर सकता है, तो टेनेंट कैन सजेस्ट अदर मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, और टेनेंट खुद भी चाहे तो वो बोल सकता है कि देखो आप इजेक्टमेंट मत कराओ, या फिर जो आप मेरी किसी और प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हो वो मत करो, आप ऐसा करो कि मेरे पास ये गोल्ड का सामान है, मैं इसको मतलब बेच देता हूँ, या फिर आप इसको इस पर्सन को दे दो और ये इसी से सेटिस्फाई कर ले अपना रेंट, ठीक है। तो वो खुद भी सजेस्ट कर सकता है कि हम कैसे कैसे एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। claim he is not liable for suggest other mode of execution and claim he is not liable for ejectment, और फिर क्या है वो ये भी क्लेम कर सकता है, वो एक तो ये भी सजेस्ट कर सकता है कि ये एग्जीक्यूशन हो सकता है, साथ के साथ वो ये भी क्लेम कर सकता है कि मैं जो हूँ इजेक्टमेंट के लिए लायबल नहीं हूँ, आपने बेशक से इजेक्टमेंट का ऑर्डर दे दिया है लेकिन मैं लायबल नहीं हूँ, वो ये भी क्लेम कर सकता है, मतलब उसको पूरा मौका दिया जाएगा अपने आप को बेदखल करने से बचाने के लिए, ठीक है। और अगर टेनेंट फेल हो जाता है ये सब कुछ करने में, वो मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर तो इजेक्टमेंट का ऑर्डर दे ही दिया जाएगा, ठीक है। और इफ कोर्ट इज लोअर देन असिस्टेंट कलेक्टर, अगर जो कोर्ट है जिसने इजेक्टमेंट का ऑर्डर पास किया है वो असिस्टेंट कलेक्टर की जो कोर्ट है उससे कम है, तो फाइनल ऑर्डर तो असिस्टेंट कलेक्टर ही देगा, फाइनल ऑर्डर कौन देगा, असिस्टेंट कलेक्टर ही देगा। फिर कंपनसेशन, टेनेंट कैन क्लेम, भाई देखो हर बार टेनेंट को ये राइट दे दिया गया कि आप चाहो तो अपनी इंप्रूवमेंट जो आपने की है उसके लिए कंपनसेशन को क्लेम कर सकते हो, तो कंपनसेशन टेनेंट चाहे तो क्लेम कर सकता है कि आप मैंने इंप्रूवमेंट किया उसके लिए मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए, और उसको ऐसे डिसाइड किया जाएगा जैसे कि सेक्शन 165 में डिसाइड किया जाता है। हमने 165 में पढ़ा था कि पेमेंट जो है कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ अ कंपनसेशन, मुआवजे का संदाय कैसे होगा, ठीक है। तो वही था कि
if compensation determined under the foregoing section exceed the amount recoverable from the tenant as arrear of rent on account of the holding together with cost, if any, the decree or ejectment shall be conditional of the payment of the balance. तो वही है कि इजेक्टमेंट तभी होगा जब तक आप इंप्रूवमेंट का पैसा नहीं दे देते हैं ना। तो 165 ने यही बात की थी, तो वही बात यहाँ पर की कि इजेक्टमेंट का वही होगा, इजेक्टमेंट तभी होगा जब आप इंप्रूवमेंट का पैसा दे देंगे, और वैसे ही जैसे डिसाइड किया गया था सेक्शन 165 के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना, अगर टेनेंट पे कर देता है 1 महीने के अंदर अंदर जिस दिन से इजेक्टमेंट का ऑर्डर आया है, तो उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑर्डर क्या है हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इफ पोजेशन नॉट गिवन येट, अगर कोई पोजेशन नहीं दिया गया है जब तक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, अगर टेनेंट ने पे कर दिया है 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, आफ्टर इजेक्टमेंट ऑर्डर, इजेक्टमेंट ऑर्डर के बाद 1 महीने के अंदर अंदर टेनेंट पे कर देता है, तो ऑर्डर जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आप ये देखिए सेक्शन 174 जो कि बात करता था कि जब इजेक्टमेंट का मतलब इजेक्टमेंट कराएंगे, डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक डिक्री आती है अरियर ऑफ रेंट की, उसको जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो हम क्या इजेक्टमेंट भी करा सकते हैं। और वो इजेक्टमेंट को हम कैसे कैसे कराएंगे, कैसे हम इजेक्टमेंट को एक लास्ट ऑप्शन की तरह रख रहे हैं, कैसे उसको टाइम दे रहे हैं, कैसे वो क्लेम कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, इस पूरा अगर आप सेक्शन 174 को देखेंगे जो कि बहुत ट्रिकी था और बहुत बड़ा था, उसको हमने उसका जिस्ट कितना ईजी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझ लिया। अगर आपने इतना भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, ट्रस्ट मी इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, इतना ही आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। जैसे टेनेंट है, उसने पे नहीं किया इवन आफ्टर डिक्री, ठीक है, अब कोर्ट ने उसको नोटिस दिया, ठीक है, कि भाई आप पे कर दो, उसने फिर भी पेमेंट नहीं करी, अब उसका एविक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वो पे कर देता है 1 महीने के अंदर अंदर, तो उसके एविक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इजेक्टमेंट को अलाउ किया गया है व्हेन आफ्टर सारे मेथड्स को अपना लिया है और वो उसने 2 साल के अंदर अंदर पेमेंट भी नहीं कर पाया है, तो फिर इजेक्टमेंट को अलाउ कर दिया जाएगा। जो नोटिस के अंदर टाइम दिया जाता है, वो कितना टाइम दिया जाता है, वो 2 महीने का दिया जाता है। ठीक है, जब हमने पढ़ा था ना इजेक्टमेंट ऑर्डर 2 महीने, और कोर्ट चाहे तो उसको 3 महीने का भी कर सकती है। और ये ऑर्डर कब कैंसिल होगा, अगर टेनेंट 1 महीने के अंदर अंदर पे कर देता है। ये 2 महीने, 1 महीने, इन सबको याद रखना। फिर सेक्शन 175 इजेक्टमेंट फॉर इलीगल ट्रांसफर और सबलेटिंग। अब कब इजेक्टमेंट कर दिया जा सकता है, या तो क्या किया टेनेंट ने, लैंड को इलीगल किसी को ट्रांसफर कर दिया, फिर तो आप टेनेंट इजेक्टमेंट के लायक ही हैं, या सबलेट कर दिया तो भी फिर। तो अगर टेनेंट ने इलीगली ट्रांसफर कर दी है लैंड को, या सबलेट कर दिया है लैंड को इलीगली, तो उस केस में टेनेंट तो जाएगा ही जाएगा, बेदखल होगा। जिसको ट्रांसफर किया है ना, वो ट्रांसफरी दोनों को इजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, ट्रांसफर मस्ट बी अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जो ट्रांसफर किया गया है वो इस एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट में थे, और ट्रांसफरी मस्ट बी इन पोजेशन, और ट्रांसफरी उसके पोजेशन में आ चुका था। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। प्रोसीजर ये कह रहा है एप्लीकेशन लैंड होल्डर को लगानी पड़ेगी। ठीक है, और उसमें ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफर किया गया है इलीगल ट्रांसफर, उसको पार्टी बनाना ही पड़ेगा जब लैंड होल्डर एप्लीकेशन लगा रहा है। फिर कोर्ट क्या है, नोटिस को इशू करेगा। ठीक है, और अगर जैसे कि टेनेंट ने ट्रांसफर किया है, तो हो सकता है वो वैलिड ट्रांसफर हो, लेकिन लैंड होल्डर ये कह रहा है वो इलीगल ट्रांसफर है, तो टेनेंट यहाँ पर कहेगा नहीं, मैं तो ये जो मेरे खिलाफ नोटिस आया है, ये नोटिस गलत है, और मैं तो सूट को कंटेस्ट करूंगा, मैं तो के खिलाफ केस लड़ूंगा, क्योंकि हो सकता है टेनेंट सही हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार लैंड होल्डर ठीक हो सकता है कि वो जो लैंड है टेनेंट ने खरीद ली थी, उसके बाद उसको उसने ट्रांसफर किया है, लेकिन लैंड होल्डर उसे फंसाने के चक्कर में बोल रहा है कि इलीगल ट्रांसफर है, तो दोनों को मौका मिल रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन बेशक जो लैंड होल्डर है वो लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटेस्ट भी कर सकता है, और जैसे ही अगर उसने इस एप्लीकेशन के बेसिस पे कंटेस्ट किया तो वो सूट बन जाएगी। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि नोटिस आया है और वो नहीं मान रहा है, तो उस नोटिस को सूट बना दिया है। सेम इसी सिचुएशन में भी यही बात की गई है। नो कोर्ट फी तहसीलदार अप्लाइज। अगर गवर्नमेंट लैंड है, ठीक है, और तहसीलदार अप्लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इलीगल ट्रांसफर हुआ है
और सबलेट किया है और जो एप्लीकेशन अप्लाई की है वो तहसीलदार ने की है गवर्नमेंट लैंड पर, उसको कोर्ट फी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। स्पेशल केसेस है कि जैसे कि सर्टेन वायलेशन हुआ है 742, 43, 49 ए के तहत, है ना, और समरी प्रोसीजर भी है इसके अंदर, डिसीजन 3 महीने के अंदर अंदर आना चाहिए। ठीक है। अगर अपीयरेंस नहीं है, ठीक है, ट्रांसफर और ये सब लोग नहीं आते तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है। तो बेसिकली इस बारे में सेक्शन 175 बात करता है। तो टीनेंट इलीगली अगर लैंड दे रहा है किसी को रेंट पर, या फिर सब टीनेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया है लैंड को, तो लैंड होल्डर क्या कर सकता है, केस को फाइल कर सकता है और दोनों को एविक्शन किया जा सकता है। हु कैन बी इजेक्टेड इन इलीगल ट्रांसफर, तो कौन, ओनली हु कैन बी इजेक्टेड इन इलीगल ट्रांसफर। अगर आपने इलीगल ट्रांसफर किया है तो कौन इजेक्ट होगा, दोनों हो सकते हैं, बोथ, टीनेंट भी और ट्रांसफरी भी। ठीक है। टीनेंट भी और ट्रांसफरी भी। एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय, एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, लैंड होल्डर। समरी प्रोसीजर अप्लाइज टू स्पेशल सेक्शन इज वायलेशन, स्पेशल सेक्शन वायलेशन। अगर ये जो मैंने लिखा है ना कि अगर स्पेशल केस में बात की गई है कि कुछ इन सब सेक्शन का वायलेशन है, तो समरी प्रोसीजर के थ्रू जल्दी से 3 महीने के अंदर अंदर इन वाले केसेस को 42, 43, 49 इनको 3 महीने के अंदर अंदर जल्दी से डिसाइड कर दिया जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि जो सेक्शन 42 है वो बात कर रहा है जनरल रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल, गिफ्ट एंड बिक्वेस्ट। ठीक है। 43 बात कर रहा है मॉर्गेज की, और 49A बात कर रहा है स्पेशल प्रोविजन फॉर एक्सचेंज बाय मेंबर ऑफ SC ST, क्योंकि हमने पढ़ा था SC के मेंबर SC को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ST के मेंबर ST को। अब लेकिन SC ने नॉन SC मेंबर को कर दिया, तो थोड़ा सीरियस मामला है, तो उसको जल्दी से जो है देखो समरी प्रोसीजर के थ्रू उसको डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है। तो बेसिकली ये बात की गई है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 176 पर। 161 से लेकर हमने 175 तक कवर कर लिया है। अब 176 कहता है कोर्ट कैन पास डिक्री और ऑर्डर टू इजेक्ट। अब कोर्ट, पहली बात हमने 176 में 175 में बात कर रहे थे कि इलीगल ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ बात हो रही है कि कोर्ट फिर डिक्री और ऑर्डर पास कर सकता है इनको इजेक्ट करने के लिए, और साथ में साथ टीनेंट प्लस ट्रांसफरी और सब टीनेंट ये सब कौन हो सकते हैं, इजेक्ट हो सकते हैं। तो टीनेंट ने अगर इलीगली लैंड दे दी तो कोर्ट इजेक्ट कर सकता है बोथ टीनेंट एंड सब टीनेंट दोनों को। तो अभी आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन 177 से कवर कराऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग, do like, do comment, do share and do subscribe my channel. Bye bye, take care.